हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, आगे की चर्चा अपन जारी रखेंगे। तो जो हमने चर्चा की थी, जो लिपि के बारे में की थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार से थी, लिपि के बारे में चर्चा कर ली थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक शैली की थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक या फिर चित्राक्षर शैली थी। दोस्तों, आगे हमने जो चर्चा करनी है दोस्तों वो करनी है सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों प्रमुख विशेषताएं कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं दोस्तों पढ़ने से पहले दोस्तों एक बार रिवीजन कर लेते हैं एक लाइनर से। पिछली क्लास में हमने देखा था कि सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों खोज है दोस्तों कब की गई। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? खोज दोस्तों सबसे पहले दोस्तों की जानकारी तो दोस्तों पता चल गई, लेकिन इसके बारे में खोज नहीं हुई थी। तो सर्वप्रथम 1921 में हड़प्पा पूरा स्थल खोजा गया। कौन सा दोस्तों? सर्वप्रथम जो खोजा गया दोस्तों 1921 के अंदर हड़प्पा पूरा स्थल खोजा गया था। कब? 1921 के अंदर चार्ल्स मेसन के द्वारा 1828 या 1836 भारत घूमने आया था। कौन आया था दोस्तों? चार्ल्स मेसन है दोस्तों। कहाँ घूमने आया था दोस्तों? भारत घूमने आया था। कब घूमने आया था? 1828 से 1836 के बीच में भारत घूमने आया। जब वो भारत घूमने आया दोस्तों तो उसको वहाँ पे कुछ मोहरें मिली दोस्तों। तो पंजाब क्षेत्र में मोहरें मिली तो उसको लगा यहाँ पे कोई सभ्यता हो सकती है। तो इसके बारे में दोस्तों उसने किसको बताया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। किसको बताया दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी को उसके द्वारा बताया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने दोस्तों उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार तभी भी इसकी कोई खोज के बारे में कोई ज्यादा प्रमाण नहीं मिलते। उसने कोई खोज वहाँ पे आगे नहीं बढ़ी दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद में 1856 ईस्वी में दोस्तों कराची और लाहौर के मध्य रेलवे का कार्य चल रहा था। क्या चल रहा था दोस्तों? रेलवे का कार्य चल रहा था। कहाँ से कहाँ तक? कराची से लगा के लाहौर के बीच में। उस वक्त जब वहाँ का जो गवर्नर था दोस्तों, उस वक्त गवर्नर भारत का था डलहौजी। कौन था? डलहौजी। जो कराची के अंदर लाहौर में रेलवे का कार्य चल रहा था तो उस कार्य के अंदर ईंटों की जरूरत थी या पत्थरों की जरूरत थी। तो खुदाई के दौरान दोस्तों वहाँ पे दो इंजीनियर, दो भाई थे। एक का नाम दोस्तों विलियम बल्टन और दूसरे का नाम था दोस्तों जॉन बल्टन। इस ये जो हमने पढ़ा ये पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ लिया, उसका वापस रिवीजन करवा रहा हूँ। तो एक का नाम विलियम बल्टन, दूसरे का दोस्तों नाम था जॉन बल्टन। इनको वहाँ पे खुदाई के दौरान दोस्तों ईंटें मिली। तो इन ईंटों के बारे में दोस्तों उन्होंने डलहौजी को बताया। तो डलहौजी ने इसकी तरफ कोई भी फिर ध्यान नहीं दिया। फिर दोस्तों इसके बाद आगे चलकर दोस्तों भारतीय पुरातत्व विभाग की दोस्तों स्थापना होती है। कब होती है भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना? दोस्तों 1862 में। कब होती है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। कब? 1862 में। जिसके अध्यक्ष दोस्तों कनिंघम, किसको? कनिंघम महोदय को बनाया गया। किसको? कनिंघम महोदय को बनाया गया। और उसके बाद में थोड़ी बहुत जांच होती है, लेकिन इसके बारे में वहां भी कोई पुष्टि नहीं होती है। फिर सभ्यता की खोज दोस्तों 1921 में किसके द्वारा की गई दोस्तों? सभ्यता की खोज जो खोज की गई दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोज की गई। जो खोज की गई दोस्तों वो वर्तमान में दोस्तों कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पंजाब पाकिस्तान में साहिवाल जिले में। कहाँ पे? साहिवाल जिले में दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे जो हमारी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों विस्तार यहाँ देखोगे तो आपको सबसे पहले विस्तार देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किस किस दिशा में है? तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों उत्तर में। कहाँ पे? उत्तर में दोस्तों देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तर का बिंदु है दोस्तों वो कौन सा है? मांडा कश्मीर। कौन? मांडा कश्मीर। यहाँ देखेंगे दोस्तों उत्तर उच्चतम जो उत्तर का बिंदु है दोस्तों मांडा। क्या है? मांडा। मांडा कश्मीर क्या हो जाएगा? मांडा कश्मीर हो जाएगा। और उसके बाद में दोस्तों वापस का जो पश्चिम पूर्व का जो बिंदु देखेंगे दोस्तों तो पूर्व में दोस्तों आपका हो जाएगा, पूर्व में दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा? पूर्व में दोस्तों देखेंगे तो आपका आलिमगीरपुर। कौन सा? आलिमगीरपुर। आलिमगीरपुर कौन सा हो जाएगा? आलिमगीरपुर। आलिमगीरपुर दोस्तों कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद दोस्तों पूर्व के बाद में दोस्तों देखेंगे पश्चिम का जो बिंदु है दोस्तों पश्चिम का कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले देखा दोस्तों उत्तर का, उत्तर के बाद में पूर्व का, पूर्व के बाद में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिम का, पश्चिम का दोस्तों जो बिंदु हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिम का बिंदु दोस्तों वो कौन सा है? सुतको गेंदोर। कौन सा? सुतको गेंदोर। सुतको गेंदोर। कौन सा? सुतको गेंदोर। दोस्तों वर्तमान सुतको गेंदोर कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। कहाँ पे? बलूचिस्तान। कहाँ पे है? बलूचिस्तान में। दोस्तों
फिर दक्षिण का जो बिंदु देखेंगे दोस्तों, दक्षिण का बिंदु हो जाएगा दोस्तों देमाबाद। कौन सा बाद? देमाबाद। देमाबाद, देमाबाद कहाँ पे दोस्तों? देमाबाद हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में दोस्तों। यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी, आगे की चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास के अंदर। दोस्तों इसके बाद में जो चर्चा हमारे को आज करनी है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों प्रमुख विशेषताएं, कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता किस प्रकार से थी, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने अनुमान लगाया कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता के अनुमान जैसे लगाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पक्के मकान मिले हैं। कैसे मकान मिले दोस्तों? सिंधु घाटी में जो मकान मिले दोस्तों, किस प्रकार के मकान मिले दोस्तों? पक्के मकान मिले। कैसे मकान मिले? पक्के ईंटों के मकान मिले। किस प्रकार के मकान मिले? पक्की ईंटों से बने होते हैं। किसे? पक्की ईंटों से बने होते थे। इस प्रकार से यहाँ पे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता, न कि ग्रामीण सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे जो मकान मिले दोस्तों पक्की ईंटों से मिले। और ईंटों का दोस्तों अनुपात कितना था? ईंटों का अनुपात था 4:2:1। क्या था? 4:2:1। ये दोस्तों क्या था? ईंटों का अनुपात था। दोस्तों यहाँ पे जो उन्नत जल की निकासी, जो जल की निकासी होती थी दोस्तों नालियों के द्वारा, जो जल की निकासी थी दोस्तों, उसमें सीमेंट की लकड़ियों की नालियाँ थी। किसकी नालियाँ थी दोस्तों? सीमेंट की और लकड़ियों की दोस्तों क्या थी? नालियाँ थी। उसके अंदर देखेंगे जो उन्नत जल की निकासी दोस्तों कैसी थी? उन्नत जल की निकासी थी और ये यहाँ से प्राप्त हुई है। सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती है। सड़कें क्या दोस्तों? एक दूसरे को समकोण में काटती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों, आप देख सकते हो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी दोस्तों थी? नगरीय सभ्यता थी। आप यहाँ पे जो इनका कालक्रम देखेंगे कि यहाँ पर पक्के मकान मिले जो पक्की ईंटों से निर्मित थे। ईंटों का अनुपात 4:2:1 था और उन्नत जल निकासी थी दोस्तों। उन्नत जल निकासी थी। यहाँ पे जो नगर का पानी बाहर निकालने के लिए यहाँ पे जो जल की निकासी थी दोस्तों वो कैसी थी? उन्नत थी या फिर अच्छी थी। तो सीमेंट की और लकड़ियों की क्या दोस्तों? नालियां बनी हुई थी। और सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती? समकोण में काटती थी। समकोण में जाके सड़कें काटती थी। तथा यहाँ ग्रिड प्रणाली थी। किस प्रकार से दोस्तों? ग्रिड प्रणाली मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। ये जाल टाइप या फिर एक दूसरे जालों से गुंथी हुई या फिर ग्रिड प्रणाली थी। कैसी थी? ग्रिड प्रणाली थी दोस्तों। अब पढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों देखेंगे सबसे उन्नत जल निकासी। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे उन्नत जो दोस्तों थी वो सबसे उन्नत क्या थी? जल निकासी की जो प्रक्रिया थी दोस्तों यहाँ की सबसे उन्नत थी। जो कहाँ से मिली है दोस्तों? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में। धोलावीरा हमारा कहाँ हो जाएगा दोस्तों? गुजरात में हो जाएगा। और धोलावीरा गुजरात के किस स्थान पर दोस्तों? तो यहाँ देखेंगे गुजरात का कौन सा? कच्छ के मैदान में। कहाँ पे? कच्छ के मैदान में। कच्छ के मैदान। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता गुजरात के अंदर दो भागों में है दोस्तों, एक खंबात की खाड़ी में और एक दोस्तों हमारा हो जाएगा ये कच्छ के मैदान में। तो ये धोलावीरा दोस्तों सभ्यता ये कहाँ पे है? कच्छ के मैदान में। कहाँ? कच्छ के मैदान में। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे मोहनजोदड़ो से एक वृहद प्लस स्नानगार मिले। वृहद स्नानगार मतलब बहुत ही बड़े स्नानगार मिले। जैसे स्नानगार आप देखोगे तो वहाँ पे बहुत ही बड़े स्नानगार मिलेंगे। जिस टाइप से आप देख सकते हो अभी जो स्विमिंग पूल होते हैं उस प्रकार के ही दोस्तों वहाँ पे गहरे गड्ढे के अंदर बनाए हुए दोस्तों आपको क्या मिलेंगे दोस्तों? एक वृहद स्नानगार मिलेंगे जहाँ पे स्नान किया जाता था। यहाँ से दोस्तों अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे किसी के लोगों की यहाँ पे धार्मिक जुड़ी थी। धार्मिक अवस्था में या किसी धार्मिकता से जुड़े हुए थे लोग। ये किससे जुड़े हुए थे? धार्मिक जीवन से जुड़े हुए थे। किससे? धार्मिक जीवन से जुड़े हुए थे। जो ये स्नानगार है दोस्तों ये गहरा दोस्तों कितना है? 243 मीटर। 243 मीटर गहरा है। और यहाँ से जो चौड़ा है दोस्तों, चौड़ा हो जाएगा 7.01 मीटर। कैसा हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा 7.01 मीटर ये चौड़ा हो जाएगा। और यहाँ मीटर जो ये लंबा दोस्तों हो जाएगा 11.88 मीटर। कितना हो जाएगा? 11.88 मीटर ये हो जाएगा आपके हो जाएगा चौड़ा, वही लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये देखेंगे जब अपन इसको देखते हैं दोस्तों ये जो ये स्नानगार मिले यहाँ से दोस्तों इसके किनारे दोस्तों यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? दोनों तरफ दोस्तों सीढ़ियाँ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? सीढ़ियाँ। इसके अंदर जाने के लिए यहाँ पे दोस्तों क्या लगी है दोस्तों? सीढ़ियाँ लगी हुई है। और इसी सीढ़ियों के किनारे दोस्तों देखेंगे यहाँ पे दोस्तों एक गलियारा है। क्या दोस्तों? यहाँ पे एक गलियारा है। और गलियारा के इस तरफ दोस्तों कमरे बने हुए। क्या बने हुए दोस्तों? कमरे बने हुए हैं। कहाँ पे? विशाल स्नानगार जो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे दोस्तों कमरे बने हुए हैं। और इन्हीं कमरों के पास में आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों एक कुआं मिला है। क्या मिला दोस्तों? कुआं मिला है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी कुएं से इस जो स्नानगार मिला है इसके अंदर दोस्तों क्या डाला जाता था? पानी डाला जाता। क्या डाला जाता? पानी डाला जाता। और इसी के कोने में दोस्तों एक क्या मिला दोस्तों? छिद्र मिला है। क्या मिला है? छिद्र।
और यहाँ से दोस्तों अनुमान लगाया जा सकता है कि इस छिद्र से पानी को दोस्तों वापस क्या बाहर निकाला जाता था, क्या निकाला जाता था, बाहर निकाला जाता था। जो ये गलियारा है इसके बाद में कमरे बने हुए हैं। यहाँ से आप देख सकते हो कि कमरों के अंदर यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, चेंजिंग या कपड़े चेंज किए जाते थे। क्या चेंज किए जाते थे, कपड़े चेंज किए जाते थे। यहाँ पे जो हमारे को कमरे मिले हैं, जो यहाँ पे गलियारा हो जाएगा, गलियार के बाद में ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वृहद स्नानागार हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। वापस बढ़ेंगे हमारे टॉपिक की ओर। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि स्नानागार का उपयोग धार्मिक अनुसंधान, मैंने क्या बोला था, धार्मिक स्थान या धार्मिक अनुसंधान से ये जुड़े हुए थे। स्नानागार के समीप ही पुरोहित आवास है। स्नानागार के पास में दोस्तों क्या थे, पुरोहित आवास थे। कौन से आवास थे दोस्तों, पुरोहित आवास मिलते हैं। दोस्तों हड़प्पा में अन्नागार प्राप्त हुए। अन्नागार या धन्नागार, अन्नागार या धन्नागार दोस्तों एक ही होते हैं। अन्नागार जिसमें अन्न रखने के जो होते हैं गोरे या कोटे या अन्न रखने के जो बर्तन होते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अन्नागार कहा जाता है। जो कहां से प्राप्त हुए दोस्तों, हमें हड़प्पा में। कहां से, हड़प्पा में अन्नागार प्राप्त हुए। दोस्तों इन अन्नागारों का दोस्तों व्यास देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे और लंबाई देखेंगे। तो ये लंबा तो दोस्तों ये अन्नागार कितने लंबे हो जाएंगे, लंबाई में दोस्तों ये हो जाएंगे 45.71 मीटर। कितने हो जाएंगे, 45.71 मीटर दोस्तों ये लंबे हो जाएंगे। और चौड़ाई में दोस्तों इनको देखेंगे, अन्नागार या फिर इसको धन्नागार भी आप बोल सकते हो। तो चौड़ाई में दोस्तों ये 15.23 मीटर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 15.23 मीटर हो जाएंगे। दोस्तों आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे विशाल इमारत कौन सी थी दोस्तों, पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत कौन सी है दोस्तों। तो विशाल इमारत दोस्तों हमारी कौन सी हो जाएगी, वृहद अन्नागार। कैसी हो जाएगी, वृहद अन्नागार। क्योंकि दोस्तों आप देखोगे इसकी लंबाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, 45.71 मीटर। और इसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, 15.23 मीटर। तो इसलिए कह सकते हैं आप, यहाँ पे कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों ये कैसी थी, विशाल इमारत थी। कैसी इमारत थी दोस्तों, विशाल या बड़ी इमारत थी। जो ये वृहद अन्नागार जो ये मिले हैं, जो कहां से मिले दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता से। कहां से, हड़प्पा सभ्यता से हमें मिले हैं। दोस्तों अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ देखेंगे दोस्तों सेंधो लोगों का जो सामाजिक जीवन था, जो जीवन सेंधो लोग जीते थे, वो किस प्रकार से दोस्तों सेंधो लोग जो अपना जीवन जीते थे, तो उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो सेंधो लोगों का जो जीवन है दोस्तों, सेंधो लोगों का सामाजिक जीवन कैसा जीवन है, सामाजिक जीवन जो अपन रोजमर्रा से जीते हैं दोस्तों। तो वह लोग सामान्य परिवार में रहते थे तथा परिवार मात्र सत्तात्मक था। दोस्तों पहले का जो परिवार होते थे उनकी जो वहां से मूर्तियां मिली है, जो मरण मूर्तियां मिली है, जो मूर्तियां जो स्त्रियों की मूर्तियां मिली है, उसके अनुसार आप समझ सकते हो। यहाँ देखेंगे तो जो वहाँ के परिवार थे दोस्तों मात्र सत्तात्मक थे। जो परिवार का मुखिया दोस्तों कौन होती थी, महिला होती थी। वर्तमान में दोस्तों पितृ सत्तात्मक परिवार है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के या सिंधु लोगों का जो सामाजिक जीवन है दोस्तों, उसमें जो हमारे देखेंगे तो लोगों जो सामान्य दोस्तों किस प्रकार के परिवार थे दोस्तों, मात्र सत्तात्मक। कैसे थे, मात्र सत्तात्मक परिवार थे। एक तो दोस्तों मात्र सत्तात्मक परिवार होते हैं और एक होते दोस्तों पितृ सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक में जो माता दोस्तों क्या होती है, परिवार की मुखिया होती है। क्या होती है, परिवार की मुखिया होती है। लेकिन पितृ सत्तात्मक में देखेंगे पिता या बड़ा भाई या दादाजी दोस्तों क्या होते हैं, इसमें मुखिया होते हैं। क्या होते हैं, मुखिया होते हैं। जो सिंधु घाटी के अंदर सिंधु लोगों का सामाजिक जीवन था दोस्तों, उसके अंदर जो परिवार थे दोस्तों मात्र सत्तात्मक थे। कैसे दोस्तों थे, मैंने आपको बता दिया, मात्र सत्तात्मक थे। देखेंगे आगे। अगला दोस्तों बिंदु है, विभिन्न मात्र देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुए, सिक्के, मुहरे, मरण मूर्तियां आदि से नारी की प्रधानता है। वहां से जो मिले हमें मात्र देवियों की जो मूर्तियां मिली है, सिक्के मिली है, मुहरे मिली है, जो मरण मूर्तियां मिली है दोस्तों, उसके ऊपर दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रधानता दोस्तों वहां पे जो प्रधानता दी गई है दोस्तों हमारे, वो दी किसको प्रधानता दी गई दोस्तों, महिलाओं को प्रधानता दी गई। किसको, महिलाओं को प्रधानता दी गई है। इसके अनुसार अनुमान लगा सकते हैं कि जो वहाँ के परिवार थे दोस्तों वो मात्र सत्तात्मक थे। कैसे थे, मात्र सत्तात्मक थे। कैसे थे, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ की जो मात्र देवियों की मूर्तियां मिली है और वहाँ के जो सिक्के है, मुहरे है और मरण मूर्तियां है, उसके ऊपर अंतिमकरण जो है उनके ऊपर जो चित्रकारी दोस्तों सबसे ज्यादा किसकी मिलती दोस्तों, हमें ये महिलाओं की मिलती है या फिर ये स्त्रियों की मिलती है, नारी की मिलती है दोस्तों। इससे आप अनुमान लगा सकते हो जो ये सिंधु लोगों का सामाजिक जीवन में ये परिवार थे दोस्तों मात्र सत्तात्मक थे। कैसे थे दोस्तों, मात्र सत्तात्मक थे हमारे ये सिंधु सभ्यता के परिवार। दोस्तों लोग मनोरंजन प्रेमी थे। दोस्तों ये जो लोग थे मनोरंजन प्रेमी दोस्तों, आजकल भी दोस्तों लोग मनोरंजन प्रेमी हैं, तो पहले क्यों नहीं होंगे दोस्तों। आजकल तो मनोरंजन के लिए लोग पता नहीं क्या क्या, मोबाइल है, टीवी है, जो है सब कुछ देखते हैं। आजकल तो मनोरंजन के लिए बहुत सारे संसाधन आ गए, लेकिन
सिंधु घाटी सभ्यता के वक्त कोई मनोरंजन के संसाधन नहीं थे। लोग अपना मनोरंजन करने के लिए या तो भित्ति चित्र बनाते थे, या चित्रकारी करते थे, या कोई खेल खेलते थे, या फिर शिकार करते थे। तो आप देखेंगे लोग मनोरंजन ही थे, मनोरंजन के लिए दोस्तों ये शिकार करते थे, खेलने, शिकार खेलने, रथ दौड़ व अन्य कई खेलों में ये प्रमाण प्राप्त हुए। यहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों, यहाँ से शिकार करने के प्रमाण प्राप्त हुए, खेल खेलने के, रथ दौड़ या अन्य खेलों का दोस्तों यहाँ पे प्रमाण मिलता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि सेंधो के जो लोग थे वो मनोरंजन के बहुत ही ज्यादा प्रेमी थे, या मनोरंजन करते थे। क्या करते थे? मनोरंजन करते हैं। वर्तमान में तो मनोरंजन बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों, हद से भी ज्यादा लोग मनोरंजन के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन सेंधो जो सभ्यता है वहाँ पे जो मनोरंजन दोस्तों शिकार करके, खेल खेल के, या रथ दौड़ या अन्य किसी खेलों का प्रमाण हमें वहां से प्राप्त होता है। इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि सेंधो लोग कैसे थे दोस्तों, ये मनोरंजन प्रेमी थे। आगे देखेंगे दोस्तों समाज कार्य के आधार पर। जो समाज कार्य के आधार पर दोस्तों, समाज के कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? समाज के जो कार्य है उन कार्यों के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है? सेंधो समाज को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन कौन से दोस्तों, हम देखेंगे हमारे अगले पेज के अंदर। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे हमारे अगले पेज में जो भाग मिलता है दोस्तों, ये वर्ग है, या फिर भाग बोल सकते हैं, वर्ग है। तो वर्गों के आधार पर कितने प्रकार है दोस्तों? 4 प्रकार। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों विद्वान वर्ग। कैसे? विद्वान या महान वर्ग या विद्वान वर्ग। तो विद्वान वर्ग के अंदर दोस्तों हमारे पुरोहित हो जाएंगे। कौन से? पुरोहित, ज्योतिष, जादूगर, ये दोस्तों किसमें हो जाएंगे? ये विद्वान वर्ग में। किसमें? विद्वान वर्ग में हो जाएंगे हमारे। कौन से? पुरोहित हो जाएंगे, ज्योतिष हो जाएंगे और जादूगर हो जाएंगे दोस्तों। फिर दूसरा वर्ग आता दोस्तों व्यापारी वर्ग। कौन सा वर्ग है दोस्तों? व्यापारी वर्ग। तो व्यापारी वर्ग में व्यापारी, जुलाहे, लुहार, लुहार जो धातु का कार्य करते, जो हथियार वगैरह, औजार वगैरह बनाते थे दोस्तों, जो लुहार जो धातु कार्य किया करते थे। सुनार जो कौन है दोस्तों? सुनार। ये दोस्तों व्यापारी वर्ग में आ जाएंगे। व्यापारी हो जाएंगे, जुलाहे हो जाएंगे, लुहार हो जाएंगे, धातु का कार्य जो करते हैं दोस्तों, और हो जाएंगे हमारे सुनार। कौन हो जाएंगे दोस्तों? हमारे सुनार। दोस्तों तीसरा जो वर्ग आता है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा, कौन सा वर्ग हो जाएगा? तीसरा वर्ग होगा योद्धा। कौन सा? योद्धा वर्ग। कौन सा वर्ग? योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग में दोस्तों राजा तथा उसके सैनिक हो जाएंगे। राजा तथा उसके सैनिक दोस्तों किसमें हो जाएंगे? योद्धा वर्ग में हो जाएंगे। कौन सा वर्ग हो जाएगा? योद्धा वर्ग। चौथा जो वर्ग आता है दोस्तों वो हो जाएगा हमारा मजदूर वर्ग। कौन सा? मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग में श्रमिक, कृषक या किसान भी बोल सकते हो। जो श्रमिक है, कृषक है, किसान है दोस्तों, ये कौन से वर्ग में हो जाएंगे? मजदूर वर्ग में हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों विद्वान वर्ग। विद्वान वर्ग में पुरोहित और ज्योतिष और जादूगर हो जाएंगे। दूसरा वर्ग है व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग में व्यापारी, जुलाहे, लुहार जो धातु का कार्य, औजार वगैरह जो धातु के बनी वस्तुएं जो बनाते दोस्तों, लुहार, वो हो जाएंगे। उसके बाद में तीसरा जो होगा वर्ग होगा योद्धा वर्ग। योद्धा वर्ग में राजा तथा उसके जो सैनिक है दोस्तों वो योद्धा वर्ग में आ जाएंगे। फिर जो चौथा वर्ग आएगा दोस्तों सिंधु या सेंधो सभ्यता के लोगों के सामाजिक जीवन में, तो चौथा जो वर्ग आएगा दोस्तों वो हो जाएगा, जिसके अंदर दो देखेंगे मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग में दोस्तों आपको मिलेंगे श्रमिक, कृषक जो किसान दोस्तों, ये हो जाएंगे मजदूर वर्ग के अंदर दोस्तों। अगला दोस्तों पॉइंट है कि सेंधो लोग सर्वाहारी थे। सेंधो लोग क्या थे? सर्वाहारी थे, मतलब सभी प्रकार के शाकाहारी भी थे, सर्वाहारी थे, और मांस भी खाते थे, ये शिकार कभी करते थे, और ये सादा भोजन भी करते थे। तो सेंधो लोग सर्वाहारी थे, मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। क्या करते दोस्तों? दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ये मांसाहारी भी थे, शाकाहारी भी थे, दोनों प्रकार का दोस्तों भोजन करते थे। कौन? सेंधो सभ्यता के लोग। अब ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं सेंधो सभ्यता के लोगों के जो सामाजिक जीवन है उनके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंधो लोगों का जो सामाजिक जीवन है, इसमें दोस्तों सेंधो सभ्यता के लोग अंदर जीवन के अंदर दोस्तों, ये इनके जो परिवार थे दोस्तों मात्र सत्तात्मक थे। और क्यों थे मात्र सत्तात्मक? क्योंकि वहां पे जो हमने देखी है कि वहां पे जो हमारे को प्रमाण मिले है दोस्तों, जिसके अंदर मात्र देवियों की मूर्तियां मिली है, सिक्के मिले है, मुहरे मिले, मृण मूर्तियां मिली, आदि जो नारी की मूर्तियां भी मिली है, और उन जो मरण मूर्तियां मिली है दोस्तों उनपे सबसे ज्यादा जो प्रधानता दी गई दोस्तों वो नारी को दी गई है। किसको दी गई है? नारी को दी गई है प्रधानता। उनके ऊपर चित्र अंतिकरण है, और उसके ऊपर देखेंगे कि नारी को सबसे ज्यादा वहां पे प्रधानता दी गई है। इससे हमें ये पता चलता है जो ये सेंधो लोगों की जो सामाजिक जीवन था, इसमें जो परिवार थे दोस्तों मात्र सत्तात्मक थे। कैसे थे दोस्तों? मात्र सत्तात्मक थे। लेकिन वर्तमान में जो परिवार है दोस्तों वो कैसे है? पितृ सत्तात्मक है। पितृ सत्तात्मक में दोस्तों पिता या बड़ा भाई क्या होता है दोस्तों? पिता या बड़ा भाई मुखिया होता है, और मात्र माता दोस्तों क्या होती है? मुखिया होती है। और सेंधो जो लोगों का जो सामाजिक जीवन है दोस्तों, इसमें लोग मनोरंजन प्रेमी थे। तो मनोरंजन के लिए दोस्तों ये शिकार खेलते थे, खेल खेलते थे, रथ दौड़ और अन्य कई खेलों का प्रमाण प्राप्त हुए, जिससे हमें ये अनुमान लगाया जा सकता है कि सेंधो लोगों का जो सामाजिक जीवन था दोस्तों ये कैसा था दोस्तों। इससे पता चल सकता है कि सेंधो लोग कैसे थे दोस्तों? मनोरंजन प्रेमी थे। कैसे थे? मनोरंजन प्रेमी थे। वो समाज कार्य के आधार पर मैंने आपको बता दिया, समाज कार्यों के आधार पर सेंधो लोगों को 4 भागों में, 4 वर्गों में बांटा गया। पहला
वर्ग है दोस्तों आपका विद्वान वर्ग, दूसरा हो जाएगा व्यापारी वर्ग, तीसरा हो जाएगा योद्धा वर्ग और चौथा हो जाएगा दोस्तों आपका मजदूर वर्ग। दोस्तों इन सेंधो लोग है दोस्तों सर्वहारी थे। सर्वहारी का दोस्तों अर्थ होता है मांस भी खाते थे और शिकार के अलावा ये मांस शिकारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के थे। तो ये सेंधो लोग कैसे थे दोस्तों? सर्वहारी थे। मतलब कैसे थे? सर्वहारी थे। सर्वहारी देखेंगे तो गेहूं, जौ, चावल, दाल व तिल के प्रमाण मिले। दोस्तों सेंधो या सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों में प्रमाण मिले गेहूं के, जौ के, चावल के और दाल के दोस्तों और तिलहन के दोस्तों हमें यहाँ क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। और मांसाहार के भी दोस्तों यहाँ पे हमें प्रमाण मिलते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सेंधो लोग कैसे थे दोस्तों? सर्वहारी थे दोस्तों। कैसे थे? सर्वहारी थे। हमें यहाँ पे गेहूं, जौ, चावल, दाल और तिल के प्रमाण मिलते हैं। उसी के ही साथ में दोस्तों ये हमारे को मिलते हैं मांसाहार के भी प्रमाण मिलते हैं। इसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि सेंधो घाटी के जो लोग थे वो किस प्रकार के थे दोस्तों? सेंधो जो सर्वहारी थे, सर्वहारी थे दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों हमने जो अभी पढ़ा था जो सेंधो लोगों के जो सामाजिक जीवन पढ़ा था, सामाजिक जीवन है दोस्तों तो इनका जो जीवन है दोस्तों धार्मिक जीवन भी जुड़े रहते हैं। किसमें? धार्मिक जीवन से भी जुड़े रहते हैं। मैंने पहले बताया था कि मोहनजोदड़ो से एक बृहद स्नानागार मिला है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये धार्मिक जीवन से, धार्मिक अनुसंधान से जुड़े हुए थे। जो ये गहरा जो कुआं, ये गहरा जो आपको मिला था, जो बृहद स्नानागार मिला था, इनके साइडों में जो आपको कमरे मिले थे, उसके बाद गलियारा मिला था। यहाँ पे जो लोग हैं अपनी आस्था के लिए आते थे या फिर स्नान करते थे। इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो धार्मिक जीवन से भी जुड़े हुए थे। किससे? धार्मिक जीवन से भी, या धर्म या धार्मिक जीवन से भी जुड़े हुए थे। तो धार्मिक जीवन के बारे में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के अंदर। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट है, सेंधो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सेंधो कैसे थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। किस प्रवृत्ति के थे? धार्मिक जीवन से जुड़े हैं तो धार्मिक प्रवृत्ति का होना ही लाजमी है। क्या है? लाजमी है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर में एक योगासन मुद्रा में व्यक्ति बैठा है। कैसा बैठा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुहर प्राप्त हुई है दोस्तों। उस मुहर के अंदर एक योगासन मुद्रा, कौन सी मुद्रा दोस्तों? योगा करते हुए एक मुद्रा है, जो एक मुद्रा मिली है, वहां पे योगासन करते हुए मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है। क्या बैठा है? पूछा जाए कि किस स्थान से योगा करते हुए व्यक्ति की मुद्रा मिली है तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहां से दोस्तों? हमारे मोहनजोदड़ो से योगा करते हुए एक पुरुष की, एक व्यक्ति की क्या मिली दोस्तों? हमें मुद्रा मिली है दोस्तों, जिसके 3 सींग है। वह आसपास जानवरों को दर्शाया गया है और एक और चित्र मिला है कि 3 सींगों वाला एक पशु मिला है जो 3 सींग है और आसपास जानवरों को दर्शाया गया। आसपास और भी जानवरों को दर्शाया गया है दोस्तों। पशुपतिनाथ शिव से तुलना की। जो ये हमारे को मूर्ति मिली दोस्तों, जिसके 3 मतलब ये आप देखोगे चित्र से तो पाशुपत शिव की तुलना और इसी के अंदर पशुपतिनाथ शिव की भी तुलना यहाँ पे की गई है दोस्तों। हड़प्पा में दोस्तों यहाँ देखेंगे हड़प्पा से भारी मात्रा में मातृ देवी की मूर्तियां मिली। मैंने पहले भी बता दिया है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन है दोस्तों, यहाँ के जो जीवन की यहाँ चलन है, वहाँ पे दोस्तों जो परिवार थे मातृ शतात्मक थे। वहाँ पे मरण मूर्तियाँ वगैरह, मोहरे, जो भी आपको चित्रकारी, जो भी मूर्तियाँ वगैरह मिली है, वहाँ पे सबसे ज्यादा नारी को प्रधानता दी गई हुई है। इस हिसाब से आप देख सकते हो कि हड़प्पा से जो भारी मात्रा में जो मिली है मातृ देवी की मूर्तियां मिली। किसकी? मातृ देवी की दोस्तों मूर्तियां मिली है। वहाँ के परिवार दोस्तों मातृ शतात्मक थे। कैसे थे? मातृ शतात्मक थे। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिला और मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास भी मिला। मैंने आपको पहले भी बताया था मोहनजोदड़ो के अंदर जो वृहद स्नानागार मिले है दोस्तों, उस स्नानागार के ही पास में या समीप ही पुरोहित आवास मिले है दोस्तों। कैसे मिले हैं? पुरोहित आवास मिले हैं। इसलिए आप देख सकते हो मोहनजोदड़ो से दोस्तों पुरोहित आवास मिले हैं। कई पूरा स्थलों से अग्नि देवियां कैसी दोस्तों? अग्नि देवियां कैसी? पूरा स्थलों से अग्नि देवियां प्राप्त हुई। क्या? अग्नि देवियां प्राप्त हुई है। वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, प्रकृति पूजा के साक्ष्य प्राप्त है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, इनकी जो धार्मिक जीवन है, इनके धर्मों के प्रति दोस्तों आस्था जुड़ी हुई थी। तो ये अपनी आस्था को पूरा करने के लिए दोस्तों किसका पूजा करते थे? किसकी पूजा पाठ करते? तो दोस्तों ये वृक्ष पूजा भी करते थे, लिंग की पूजा करते थे, योनि की भी पूजा करते थे और प्रकृति की भी पूजा करते थे। इनके ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। तो इनका धार्मिक जीवन पढ़ रहे हैं तो धार्मिक जीवन से जुड़ी हुई पूजा तो करेंगे दोस्तों। तो पूजा किस किस की करते थे दोस्तों? मैंने आपको बता दिया। वृक्ष पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, लिंग के अलावा योनि की पूजा करते, योनि के अलावा दोस्तों प्रकृति की ये क्या करते थे? पूजा करते थे। इनके दोस्तों क्या मिले दोस्तों? हमें साक्ष्य मिले। क्या मिले दोस्तों? साक्ष्य मिले हैं।
दोस्तों अगला जो पॉइंट है, अगला बिंदु दोस्तों देखेंगे कि सबसे पवित्र पशु दोस्तों एक सींग वाला पशु। दोस्तों ये सबसे पवित्र पशु जो मानते दोस्तों, वो एक सींग वाला पशु जिसे सरंगी पशु कहते थे, एक सींग वाला पशु जिसे सरंगी पशु माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक कुबड़ वाला बेल, कैसा बेल? कुबड़ वाला बेल व पागता पक्षी भी महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों इनके जो सबसे पवित्र पशु था दोस्तों, वो एक सींग वाला, कैसा? एक सींग वाला पशु या सरंगी पशु भी कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों ये कुबड़ वाला बेल, उसको भी पवित्र पशु मानते थे। और पागता पक्षी आता है, ये भी इनके लिए महत्वपूर्ण माना जाता था। कैसा माना जाता था? महत्वपूर्ण माना जाता था दोस्तों। कैसा? महत्वपूर्ण माना जाता था। और दोस्तों विस्तार से वापस एक बार देख लेना। सेन तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, कैसे थे? धार्मिक प्रवृत्ति के थे। धार्मिक प्रवृत्ति के अलावा दोस्तों योगासन मुद्रा में एक व्यक्ति बैठा है जिसकी क्या मिली दोस्तों? मूर्ति मिली है, और जिसके 3 सींग व आसपास जानवरों को दोस्तों दर्शाया गया। पशुपतिनाथ शिव से ये तुलना की गई है। हड़प्पा से भारी मात्रा में दोस्तों किसकी मूर्तियां मिली है? मातृ देवी की मूर्तियां मिली है। मोहनजोदड़ो से पुरोहित आवास मिले, मैंने बता दिया। मोहनजोदड़ो में एक स्नानागार मिला था, स्नानागार के ही समीप में दोस्तों एक पुरोहित आवास मिला है। और कई दोस्तों पूरा स्थलों से अग्नि देवियां मिली। कैसी अग्नि देवियां प्राप्त हुई है दोस्तों? ये दोस्तों धार्मिक जीवन से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो इनका धार्मिक जीवन की आस्था के प्रति दोस्तों देखेंगे तो किस किस की पूजा करते थे दोस्तों? तो ये सेंधो समाज के जो लोग हैं, सेंधो ये सभ्यता के लोग हैं दोस्तों। वृक्ष पूजा, वृक्ष पूजा के अलावा लिंग पूजा, लिंग पूजा के अलावा योनि पूजा, योनि पूजा के अलावा प्रकृति की दोस्तों क्या करते थे? पूजा करते थे। इनके दोस्तों साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे पवित्र यदि पशु पूछे तो सबसे पवित्र सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों, सबसे पवित्र पशु एक सींग वाले पशु या एक सरंगी पशु को माना जाता था। इसके अलावा पूछा जाए तो ये कुबड़ वाला जो बेल आता दोस्तों, या फिर पागता पक्षी को भी ये महत्वपूर्ण मानते थे। क्या मानते थे? महत्वपूर्ण मानते थे दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों यहाँ देखेंगे कि सेंधो लोग है अंधविश्वासी थे दोस्तों। अंधविश्वास तो आज से नहीं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता से भी चला आ रहा है लोगों के अंदर अंधविश्वासी। आज भी वर्तमान में दोस्तों अंधविश्वासी बहुत लोग हैं, लेकिन वर्तमान के सिंधु घाटी सभ्यता से भी चला आ रहा है। तो अभी वर्तमान दोस्तों अभी तक इसका कोई अंधविश्वास का अंत नहीं हुआ है दोस्तों। तो सेंधो लोग अंधविश्वासी थे। ये काला जादू, टोने, टोटके, ताबीज, ये गंडे आदि का प्रमाण मिले दोस्तों। यहाँ से ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अंधविश्वासी थे। तो अंधविश्वासी जो लोग हैं दोस्तों, इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि काला जादू, टोने, टोटके या ताबीज, गड्ढे गंडे यहाँ का ये प्रमाण मिलते हैं। इससे प्रमाणों से पता चल सकता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो कैसे थे? अंधविश्वासी थे। किसमें? अंधविश्वासी थे, जो अंधविश्वास करते थे दोस्तों। सिंधु के जो लोग हैं दोस्तों, उनका अंतिम संस्कार की कौन कौन सी विधियां है? इनका अंतिम संस्कार दोस्तों किस प्रकार से किया जाता था? तो इनके अंतिम संस्कार के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उनका अंतिम संस्कार के जो किस प्रकार से किया था। इनकी जो अंतिम संस्कार है दोस्तों, इसकी कितनी विद्या है? 3 विद्या। कौन कौन सी 3 विद्या देखेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे इनकी कितनी अंतिम संस्कार की कितनी विद्या दोस्तों? 3 विद्या। कितनी विद्या दोस्तों? अंतिम संस्कार की 3 विद्या है। यहाँ देखेंगे 3 विद्या। कितनी विद्या अंतिम संस्कार की? 3 विद्या। ये 3 विधियों से दोस्तों अंतिम संस्कार किया करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। इसकी कितनी हो जाएगी? 3 विद्या। ये दोस्तों 3 विद्या कौन कौन सी, मैं आपको वापस यहाँ पे समझा देता हूँ कि 3 विद्या कौन कौन सी। सबसे पहले जो दोस्तों विधि है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहली विधि है, उस विधि का नाम है दोस्तों, जो ये संस्कार की अंतिम संस्कार की पहली विधि, जिसका नाम है पूर्ण समाधिकरण। कौन सा समाधिकरण? पूर्ण कैसा समाधिकरण? पूर्ण समाधिकरण। दूसरा जो आपका हो जाएगा, दूसरा जो ये आपकी जो अंतिम संस्कार की विधि हो जाएगी, जिसका नाम है आंशिक समाधिकरण। कौन सा? आंशिक समाधिकरण। कौन सा समाधिकरण? आंशिक समाधि। कौन सा समाधिकरण? आंशिक समाधिकरण। तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों अंतिम संस्कार का दाह संस्कार। कौन सा? दाह संस्कार। दाह संस्कार। इन तीनों को दोस्तों जब विस्तार से देखते हैं दोस्तों, पहला कौन सा हो जाएगा? पूर्ण समाधिकरण, दूसरा हो जाएगा आंशिक समाधिकरण, तीसरा हो जाएगा दाह संस्कार। सबसे पहले देखेंगे पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में शव को जमीन में गाड़ा जाता है। किसमें? जमीन में।
जमीन में गाड़ा जाता है, जमीन में दफना दिया जाता था। किसमें? पूर्ण समाधान में। दूसरा दोस्तों आंशिक समाधान। आंशिक समाधिकरण में दोस्तों क्या होता था? छोड़ दिया जाता। किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए, खाने के लिए सबको छोड़ दिया जाता। क्या लिया जाता? छोड़ दिया जाता है। किसके लिए? खुला छोड़ दिया जाता। किसके लिए छोड़ दिया जाता? पशु पक्षियों के लिए। किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए। किसके लिए? पशु पक्षियों के लिए ये छोड़ दिया जाता। तीसरा जो बिंदु है दोस्तों वो हो जाएगा अंतिम संस्कार का, जिसका नाम है दोस्तों दाह संस्कार। दाह संस्कार में दोस्तों क्या देते? दाग देते थे या अग्नि देते थे। क्या देते थे? दाग देना या फिर अग्नि देना। दाग या अग्नि। दाग या अग्नि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दाग या अग्नि देते थे। दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको बता दिए 3 विद्यार्थी प्रचलित विद्या दोस्तों 3 थी। पहली जो विधि है दोस्तों उसके अंदर क्या किया जाता दोस्तों? पहली विधि के अंदर पूर्ण समाधिकरण, जिसके अंदर जमीन में वहाँ जो शव था उसको गाड़ दिया, जमीन में उसको डाल दिया जाता था। तो दूसरी दोस्तों थी आंशिक समाधिकरण, जिसके अंदर दोस्तों शव को या पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता, जिसके अंदर पशु पक्षी इसका भक्षण करते हैं, सेवन करते थे, उनको पशु पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता था। और तीसरा दोस्तों दाह संस्कार, जिसके अंदर दाग देना या अग्नि का संस्कार है दोस्तों, अग्नि के द्वारा इसको संस्कार किया जाता था। दोस्तों अपन देखेंगे जो दाह संस्कार की जो विद्या है उनको जो किस प्रकार से है। तो सबसे पहले देखेंगे पूर्ण समाधान। कौन सा? पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान के अंदर मैंने बता दिया था कि इसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता था? शव को दफना दिया जाता था। क्या कर दिया? ये दफन है, ये या दफन या गाड़ दिया जाता था। यहाँ पे गहरा खड्डा खोद के गहरे खड्डे के अंदर दोस्तों ये शव को इसको क्या कर देते थे? गाड़ देते थे। तो जो ये गाड़ते थे शव को, जो किस तरफ से इसका मुंह करते और इसका जो पैर है किस तरफ रखते थे। तो जब ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोस्तों जब ये शव को गाड़ते थे तो शव का जो सिर है दोस्तों किस तरफ करते थे? सिर उत्तर की, जो सिर है दोस्तों उत्तर की तरफ या ऊपर की तरफ सिर रखते थे और दक्षिण की तरफ दोस्तों पांव करते। दक्षिण की तरफ क्या कर लेते थे? पांव कर लेते थे। ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पूर्ण समाधान। कौन सा हो जाएगा? पूर्ण समाधान हो जाएगा। लेकिन इसी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दोस्तों 2 अपवाद है। क्या दोस्तों? 2 अपवाद है। अपवाद कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से यहाँ गाड़ते थे, लेकिन 2 अपवाद है। 2 अपवादों के बारे में देखेंगे। यहाँ 2 अपवाद है। ये जो विधि मैंने बताई है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो शव का जो सिर है दोस्तों उत्तर की तरफ होता था, लेकिन पांव दक्षिण की तरफ होते थे। 2 अपवाद है जिसके अंदर देखेंगे लोथल और कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर सिर है दोस्तों पूर्व की ओर करते थे और पांव दोस्तों पश्चिम की ओर करते। कहाँ पे? पूर्व की ओर सिर करते थे लोथल में, और पांव दोस्तों पश्चिम की अंदर करते। जबकि जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सिर उत्तर की तरफ और पांव दक्षिण की तरफ होते थे। और उसी का एक और अपवाद है कालीबंगा, जिसके अंदर दोस्तों सिर दक्षिण की ओर और पांव उत्तर की ओर होते थे। दोस्तों ये 2 अपवाद है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के, एक लोथल और एक है दोस्तों कालीबंगा। कौन कौन से अपवाद है मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। यहाँ लिखेंगे दोस्तों अपवाद। दोस्तों 2 अपवाद है। पहला दोस्तों अपवाद देखेंगे यहाँ पे, पहला हो जाएगा दोस्तों आपका लोथल। लोथल में दोस्तों क्या होता था? जब शव को गाड़ते थे तो शव का जो सिर है दोस्तों किस तरफ होता था? सिर तो दोस्तों आपका हो जाएगा पूर्व की ओर। किस ओर हो जाएगा? पूर्व की ओर। और सिर के अलावा दोस्तों पांव आपके किस तरफ हो जाते हैं? शव के पांव होते थे दोस्तों यहाँ पे पश्चिम की ओर। किसकी ओर? पश्चिम की ओर। और दूसरा जो आपको अपवाद देखने को मिलता है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा कालीबंगा। कौन सी बंगा? कालीबंगा। कालीबंगा। कालीबंगा के अंदर दोस्तों आप देखोगे तो इसके अंदर आप जब देखते हो तो आपको यहाँ पे मिलते हैं जो पांव है दोस्तों, वो पांव किस तरफ हो जाएंगे? कालीबंगा में जो पांव है दक्षिण की तरफ हो जाएंगे। किस तरफ हो जाएंगे? दक्षिण की तरफ। और दक्षिण की तरफ। और इसके जो सिर है दोस्तों ये किस? सिर दोस्तों दक्षिण की तरफ हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे सिर दोस्तों कब कहाँ हो जाएगा? सिर हो जाएगा दक्षिण की तरफ। यहाँ पे सिर तो दक्षिण की तरफ हो जाएगा और इनके पांव है दोस्तों वो पांव किस तरफ हो जाएंगे? पांव यहाँ पे हो जाएंगे यहाँ पे उत्तर की तरफ। कहाँ पे? उत्तर की तरफ। जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनके जो सिर उत्तर की तरफ होता था, लेकिन इनके पांव है दोस्तों उत्तर की तरफ हो जाएंगे। एक बार आप डायग्राम से समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे ये हमारी लोथल है, लोथल के अंदर जब यहाँ पे शव को गाड़ा जाता था तो ये शव है, ये दोस्तों हमारी पूर्व दिशा, ये दिशा हो गई,
तो इस दिशा के अंदर ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये हमारा ये पश्चिम हो गया। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो लोथल के अंदर जो शव गाड़ा जाता था दोस्तों, तो लोथल के अंदर जो सर है उनका जो सिर है दोस्तों पूर्व दिशा में, सिर किस दिशा में होता था दोस्तों, ये पूर्व दिशा में इनका सिर होता था, ये इनका पूर्व दिशा में दोस्तों सिर हो जाता था, ये पूर्व दिशा में इनका सिर होता था। और कालीबंगा के अंदर सिर दोस्तों दक्षिण की तरफ होता, सिर किस तरफ होता दोस्तों, ये हो गया, यूं इसको यूं गाड़ते, ये इंसान हो गया, और ये दक्षिण की तरफ सिर होता, किसकी तरफ होता, दक्षिण की तरफ होता। जबकि सिंधु घाटी जो सभ्यता दोस्तों उसके अंदर जो सिर कहाँ होता दोस्तों, सिर उत्तर की तरफ होता, सिर कहाँ होता, उत्तर की तरफ दोस्तों क्या होता था, ये इंसान है, इसको इस तरफ से जब गाड़ेंगे तो सिर दोस्तों उत्तर की तरफ हो जाता। ये देखो आप देख सकते हो ये अलग अलग है, ये सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो शव को गाड़ने की क्रिया जो इस प्रकार से थी। और इसके दो अपवाद है दोस्तों, तो अपवाद में आप देख सकते हो अपवाद में किस प्रकार से, तो लोथल के अंदर जो सिर है दोस्तों ये पूर्व की ओर हो जाता और इनके पांव है दोस्तों पश्चिम की ओर हो जाते, किसकी ओर, पश्चिम की ओर हो जाते। और कालीबंगा अपवाद है जिसके अंदर सिर हो जाता दोस्तों दक्षिण की तरफ और पांव दोस्तों वापस ऊपर हो जाते उत्तर की तरफ। लेकिन जो ये सही है सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों सिर उत्तर की तरफ और पांव दोस्तों किस तरफ हो जाते, दक्षिण की तरफ हो जाते। ये दोनों अपवाद है मैंने आपको बता दिए, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो अपवाद है जिसके अंदर जो शवाधिकरण यहाँ पे जो शव को जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है इसके अंदर दो ये अलग है। जो अपवाद कौन से, लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा। दोस्तों वापस विस्तार से आगे देखेंगे हड़प्पा से, हड़प्पा नामक स्थान से दोस्तों, हड़प्पा से ये R37 नामक ये कब्रें मिली है, सामूहिक क्या मिली दोस्तों, कब्रें मिली है। जो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से R37 कब्रें मिली है, नामक R37 नामक कब्रें मिली हैं। दाह संस्कार वहाँ कलश सवादान के साक्ष्य मिले। और यहाँ पे दोस्तों दाह संस्कार जो हमारा तीसरा संस्कार था दोस्तों, दाह संस्कार, और वहाँ पे कलश सवादान के दोस्तों क्या मिले दोस्तों, हमें यहाँ से साक्ष्य भी प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। आशा करता हूँ मैंने जो आपको यहाँ से विस्तार से समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो अंतिम संस्कार की विद्या थी दोस्तों, पहली विधि थी पूर्ण समाधिकरण, दूसरी आंशिक समाधिकरण, तीसरी दाह संस्कार। और इसी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता में सिर उत्तर की तरफ होता, पांव दक्षिण की तरफ होते, लेकिन इसमें दो अपवाद है, एक लोथल और एक है कालीबंगा। जो अपवाद मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप एक बार फिर से आप यहाँ पे रिवीजन या देख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों हमने सेंधव लोगों का सामाजिक जीवन देख लिया जिससे मातृ सत्तात्मक परिवार थे। उसके बाद में धार्मिक जीवन देखा। धार्मिक जीवन में ये वृक्ष पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा, प्रकृति पूजा भी करते थे। यहाँ पे मूर्तियां भी मिली है। और ये किस पवित्र को, ये किस पशु को पवित्र मानते थे वो भी हमने देख लिया। एक सींग वाले पशु या संगी पशु को या कुबड़े वाले बेल को पवित्र मानते थे। ये इन सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों एक धार्मिक जीवन था। अब दोस्तों धार्मिक जीवन पढ़ लिया। अगला जो हमारा दोस्तों आता है जो धार्मिक जीवन के अलावा दोस्तों देखेंगे सेंधव लोगों का आर्थिक जीवन। कैसा जीवन दोस्तों, सेंधव लोगों का आर्थिक जीवन। कौन सा जीवन, सेंधव लोगों का आर्थिक जीवन। इससे पहले दो जीवन पे चर्चा कर लिए, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। दोस्तों आप देखेंगे सेंधव लोगों का धार्मिक जीवन। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें बिंदु मिलता है कि इनका जो प्रमुख है उद्यम कृषि था। जो सबसे पहले दोस्तों, अभी तो बहुत सारे साधन संसाधन हो गए, बहुत सारे कार्य हो गए, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो इनका प्रमुख जो इनका कार्य था दोस्तों क्या था, उद्यम था। क्या था, उद्यम कृषि था। किसका, उद्यम कृषि था। दोस्तों जब ये कृषि करते थे, कृषि का कार्य करते थे, तो इनको जो फसलें मिली दोस्तों, इनमें फसलों में गेहूं व जो प्रमुख थे। इनको जो फसलें मिली है, इन फसलों के अंदर जो प्रमुख फसलें थी, एक तो गेहूं है और दूसरी जो प्रमुख फसल मिलती दोस्तों कौन सी है, जो है। ये दोनों इनकी प्रमुख फसलें थी। फलों में केला, खजूर, तरबूज, नारियल, अनार इनके प्रमुख फल थे। फलों के अंदर देखेंगे केला हो जाएगा, खजूर हो जाएगी, तरबूज, नारियल, नारियल के अलावा अनार, अनार के अलावा ये दोस्तों इनकी क्या थी, प्रमुख फल थे। दोस्तों अगला बिंदु कपास की खेती का सर्वप्रथम दोस्तों मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गजब। दोस्तों ये यहाँ पे एक स्टार लगाओ चाहे 2 स्टार लगाओ, मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे गजब कि कपास के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पे मिले, तो जो कपास के साक्ष्य दोस्तों हमें मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं। कहाँ से, तो आप देख सकते हैं कपास की खेती का जो सर्वप्रथम दोस्तों साक्ष्य मिलता है दोस्तों हमें सिंधु घाटी सभ्यता से। किस सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए। दोस्तों ये आप हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट गजब लगा देना, यहाँ पे नोट लगा के या स्टार लगा के लिख देना कि कपास की खेती के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिले दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता से मिले थे। दोस्तों खेती जो होती है दोस्तों, खेती
पाषाण व कांस्य से बने उपकरण से की जाती है। जो खेती की जाती दोस्तों, पाषाण को होता है पत्थरों, और कांस्य मतलब कांस्य से जो बने हुए उपकरण, यहाँ जो उनके जो उपकरण वगैरह होते थे, जिस प्रकार से आप देखते हैं अभी अभी जो ये कुदाली वगैरह जो उपकरण होते हैं, खेत में जो कार्य करने के जो उपकरण होते हैं, वो किससे बने होते थे? पाषाण पत्थर से या फिर कांस्य से बने होते थे, जिनका दोस्तों ये क्या करते दोस्तों? उपयोग करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता थी, यहाँ जो ये सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी सभ्यता भी कहा जाता है। जब हमने प्रारंभ किया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कौन सी सभ्यता कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। कृषि के साथ साथ दोस्तों ये क्या करते? कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे। कृषि के साथ साथ इनका जो प्रमुख पेशा था दोस्तों ये क्या था? ये पशुपालन भी किया करते थे। कौन सा कार्य करते? पशुपालन भी किया करते थे। ये लोग कुबड़ वाले बैल, गाय, कुत्ता, हिरण, खरगोश आदि व बकरे से भी परिचित थे। ये कुबड़ वाला जो बैल है जो इनका सबसे पवित्र पशु था। इन पवित्र पशु के अलावा भी ये लोग बैल, गाय, कुत्ता, हिरण, खरगोश, हाथी या बकरे से दोस्तों ये क्या थे? बकरे से भी दोस्तों ये परिचित थे। किससे? बकरे से भी ये परिचित थे। दोस्तों फिर देखेंगे घोड़ा। तो घोड़े के अंदर दोस्तों क्या देखने को मिलेगा कि सुरकोटड़ा व देमाबाद से घोड़े के प्रमाण मिले दोस्तों। कहां से मिले दोस्तों? तो ये तथ्य जो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों देखेंगे तो विवादित है। क्या है? विवादित है, लेकिन यहाँ पे हमें बुक या किताब के अंदर लिखने को मिलता है जो घोड़ा है दोस्तों इसके जो हमें प्रमाण मिलते हैं, एक तो सुरकोटड़ा और एक देमाबाद। सुरकोटड़ा और देमाबाद से मिलते हैं। सुरकोटड़ा जो ये हमारा कहाँ हो जाएगा? सुरकोटड़ा दोस्तों यहाँ लिखेंगे सुरकोटड़ा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और देमाबाद दोस्तों आपका नहीं, सॉरी दोस्तों, ये जो सुरकोटड़ा दोस्तों आपका कहाँ पे हो जाएगा? सुरकोटड़ा गुजरात में। कहाँ पे? सुरकोटड़ा गुजरात के अंदर है। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में जो दो अलग अलग भागों में, एक खंभात की खाड़ी में और एक है कच्छ के मैदान में, जो ये हमारा ये सुरकोटड़ा है दोस्तों, ये कच्छ के मैदान में। और जो देमाबाद दोस्तों ये हो जाएगा एमएच महाराष्ट्र में। एमएच महाराष्ट्र में जो हो जाएगा देमाबाद दोस्तों। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। अगला जो बिंदु दोस्तों उद्योग धंधों में आभूषण निर्माण, मूर्ति निर्माण, धातु कर्म आदि से किया करते थे। जो ये उद्योग धंधों में जो करते थे दोस्तों, ये आभूषण का निर्माण करते थे, मूर्ति का निर्माण करते थे और धातु कर्म आदि से दोस्तों ये क्या किया करते थे? उद्योग धंधों में कार्य किया करते थे। अधिकतर मूर्तियां सेल कड़ी से निर्मित है दोस्तों। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें मूर्तियां मिलती है दोस्तों, ये अधिकतर जो मूर्तियां दोस्तों किस में निर्मित है? जो अधिकतर मूर्ति दोस्तों सेल खड़ी से निर्मित है। किससे? सेल खड़ी से निर्मित थी, जिन्हें फिंगरीन या टेरिकोटा, जिसे क्या कहा जाता था? फिंगरीन या टेराकोटा दोस्तों कहा जाता था, यहाँ कहते थे। यहाँ देखेंगे अगला बिंदु सोना चांदी किससे, यहाँ देखेंगे अगला बिंदु दोस्तों देखेंगे कि सोना चांदी तांबा से दोस्तों ये परिचित थे। ये जो है मूर्तियां जो सेल खड़ी की मिली है, उसके अलावा दोस्तों ये सोना चांदी और तांबा जो ये धातु दोस्तों है, सोना चांदी तांबा, इससे ये दोस्तों ये क्या थे? परिचित थे। मन के हीरे बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। यहाँ से मन के और हीरे जो है दोस्तों, मन के और हीरे बनाने के भी दोस्तों क्या मिले हमें? यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते। क्या प्राप्त होते हैं? साक्ष्य प्राप्त होते। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दोस्तों। दोस्तों तोल हेतु बाट प्राप्त हुए। और तोल हेतु दोस्तों यहाँ पे 12 क्या प्राप्त हुए? बाट प्राप्त हुए। कौन से बाट प्राप्त हुए हैं? ये तोल के। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तोल माप का भी यहाँ पे प्रचलन था, तो तोल माप के बाट प्राप्त हुए। उसके लिए गुणज क्या था दोस्तों? यहाँ पे गुणज आप देखोगे तो ये गुणज था। यहाँ पे 16 का भी गुणज है, लेकिन 16 के अलावा दोस्तों गुणज कौन सा था? एक 16 था, 16 के अलावा 64 था और 160 था और 320 दोस्तों ये इसके क्या है? गुणज। जो ये तोल ये बाट मिले उससे अनुमान लगता है कि इनके कौन से गुणज थे? 16 के गुणज में थे। 16 के थे 64, 160 और 320। आगे देखेंगे दोस्तों लकड़ी की वस्तुओं से पत्ता या बढ़ईगिरी की जाती थी। इससे लकड़ी की या वस्तुओं से ये पता चलता है कि ये लोग या क्या बढ़ईगिरी भी करते थे, यहाँ भी सुथार का भी कार्य करते थे। बढ़ईगिरी का ये लकड़ी के औजार वगैरह ये भी बनाते थे। किससे पता चलता है? लकड़ी की वस्तुओं से ये पता चलता है दोस्तों। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 2-3 बिंदु है जो आपको मैं एक बार लिखा देता हूँ, और 3-4 बिंदु। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पॉइंट है लोथल तथा रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल तथा रंगपुर। लोथल तथा रंगपुर से किसके साक्ष्य मिले दोस्तों? चावल के साक्ष्य। किसके साक्ष्य?
चावल के साक्ष्य, चावल के साक्ष्य। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो नहीं लिखे गए, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ, आप साथ में नोट करते जाए कि लोथल तथा रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला जो बिंदु हमारा होगा, अगला बिंदु लोगों को लोहे तथा शेर की जानकारी थी। लोगों को लोहे, दोस्तों धातु का ज्ञान था तो लोहे का ज्ञान तो होना वाजिब है। तो लोहे तथा शेर की जानकारी, शेर की जानकारी लोहे तथा शेर की जानकारी थी। इसके अलावा जो अगला बिंदु दोस्तों हमारा हो जाएगा कि मुहरों पर अधिकतर पीतल का चित्र किसका? मुहरों पर अधिकतर पीपल का चित्रण किसका? पीपल का चित्रण। पीपल का जो पेड़ होता है दोस्तों, उनका चित्रण था किन पर? मुहरों पर। मुहरों पर अधिकतर किसका चित्रण होता था? पीपल का। किसका? पीपल का क्या था? चित्रण था। पीपल का चित्रण था। आशा करता हूं दोस्तों आपको यहाँ से तक मैंने जो भी पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले देख लेना कि लोथल तथा रंगपुर से चावल के साक्ष्य प्राप्त होते और लोगों को लोहे तथा शेर की जानकारी थी। मुहरों या मुहरे नहीं हो जाएगा, मुहरे हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मुहरों। यहाँ पे मुहरों पर अधिकतर पीपल का चित्रण किसका चित्रण था? मुहरों पर पीपल का चित्रण था दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अब दोस्तों देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक जीवन कैसा था। कैसा जीवन? राजनीतिक जीवन कैसा था? कौन सा जीवन? राजनीतिक जीवन कौन सा था? धार्मिक भी हमने देख लिया और भी हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन के बारे में देखा, परिचित देखा। अब राजनीतिक जीवन दोस्तों यहाँ पे कुछ खास नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में स्पष्ट राजनीतिक व्यवस्था का अभाव था। यहाँ पे स्पष्ट जो राजनीतिक व्यवस्था का दोस्तों क्या पे अभाव था, तो यहाँ पे आगे कोई प्रमाण में नहीं मिलते। अगला दोस्तों हम बिंदु हमारा आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल के। सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से पूरा स्थल है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे जो पूरा स्थल है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। कौन सी सभ्यता दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे हमारी इसी क्लास के अंदर। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता को रावी नदी के तट पर, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे? रावी नदी के तट पर है। कहाँ पे? रावी नदी के तट पर है। स्थान पूछा जाए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का स्थान यदि आपको पूछा जाए, स्थान हो जाएगा साहिवाल जिला पंजाब। साहिवाल जिला पंजाब पाकिस्तान। कहाँ हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थान हो जाएगा साहिवाल जिला। जिला कौन सा? साहिवाल जिला। और कहाँ पे? पंजाब के अंदर। कहाँ पे? पाकिस्तान में। खोजकर्ता यदि पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता कौन है? तो 1921 के अंदर में खोज की गई, जिसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी क्या थे? खोजकर्ता किसके? हड़प्पा सभ्यता के। साक्ष्य कौन कौन से मिले दोस्तों? साक्ष्य सबसे पहले देखेंगे साक्ष्य कौन कौन से मिले हैं। ये साक्ष्य मैंने 3-4 और लिखा है, इसके अलावा भी कई प्रकार के आपको वहां पे साक्ष्य मिले, जितने पढ़े उतने साक्ष्य कम है। तो सबसे पहले देखेंगे स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक के चिन्ह के अलावा मम्मी के साक्ष्य। मम्मी के साक्ष्य मतलब मम्मी जो होती है दोस्तों पहले जो इस प्रकार से अभी तो नहीं है, लेकिन पहले वाले टाइम में जिस प्रकार जिसकी की मतलब डेथ हो जाती थी तो उसको एक कपड़े के अंदर डाल के ताबूत के अंदर रख दिया जाता था, जिसे दोस्तों क्या कहते थे? मम्मी कहते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से मम्मी के भी साक्ष्य मिले। नर बलि, यहाँ पे नर बलि के साक्ष्य मिले। इससे पता चलता है कि यहाँ पे नर की या इंसान की बलि दी जाती थी। सामूहिक कब्रें मिली है। सामूहिक कब्र मिली है। कौन सी सामूहिक कब्र मिली है? 37 यहाँ पे कब्र मिली है दोस्तों। इसके अलावा क्या मिला दोस्तों? तो मैं आपको बताता हूँ इसके अलावा क्या मिला है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो इसके अलावा यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हड़प्पा सभ्यता से वो मिले गद्दे की हड्डियां। क्या मिली है? गद्दे की हड्डियां। किसकी हड्डियां? गद्दे की
और क्या मिला है, आधे गड्ढे गद्दे की हड्डियां के अलावा और क्या मिला है, तो और आपको यहाँ पे मिला है, यहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह के अलावा 16 तांबे की भट्टियां। कितनी मिली है? 16 तांबे की भट्टियां। 16 तांबे 16 तांबे की क्या मिली है? भट्टियां मिली है। 16 तांबे की भट्टियां मिली है। और क्या मिला है? तो और आपको यहाँ पे मिलेगा तांबे की इक्का गाड़ी। क्या मिली है? तांबे की इक्का गाड़ी। तांबे की इक्का, इक्को नहीं है दोस्तों, इक्का गाड़ी, इक्को गाड़ी नहीं मिली यहाँ पे, इक्का गाड़ी मिली है। किसकी मिली है? तांबे की मिली है। तो और क्या मिला है? तो और मिला है तांबे का दर्पण। किसका दर्पण? तांबे का तांबे का दर्पण मिला दोस्तों। आप पूछेंगे तांबे का दर्पण मिला तो और क्या मिला है? तो और तांबे के दर्पण के अलावा दोस्तों आपको मिला है एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार मिले। एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में या एक ही लाइन में, एक ही पंक्ति में क्या मिले? 6 धन्नागार। धन्नागार भी कह सकते हो दोस्तों आप, अन्नागार भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? धन्नागार भी कह सकते हो और अन्नागार भी कह सकते हो। तो एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार क्या मिले? धन्नागार मिले हैं। तो आप और पूछोगे सर और क्या मिला है? तो और आप यहाँ देखोगे तो और आपको क्या मिला है? यहाँ पे आपको मिला है कि यहाँ पे श्रृंगार पेटी मिली। क्या मिली है? श्रृंगार। ये श्रृंगार भी करते थे। आप ये मत सोचो कि श्रृंगार हम भी अभी इसमें मॉडर्न जमाने में करते, पहले भी दोस्तों श्रृंगार करते थे। श्रृंगार पेटी यहाँ पे मिली है। ये मत सोचो कि हम ही श्रृंगार कर सकते हैं, वो भी करते थे। और क्या मिला है? तो पत्थर से निर्मित लिंग तथा योनिक के चित्र मिले। क्या मिला है? पत्थर से निर्मित, पत्थर से निर्मित लिंग, पत्थर से निर्मित लिंग तथा योनि, लिंग तथा योनि के चित्र क्या मिले हैं? लिंग तथा योनि के चित्र मिले। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। आप पूछोगे और क्या मिला है? तो और आपको दोस्तों यहाँ देखोगे तो और क्या मिला है? और यहाँ पे मिला है दूध पिलाते हुए हिरण का चित्र। क्या मिला है? दूध पिलाते दूध पिलाते हुए हिरण का, किसका चित्र? दूध पिलाते हुए हिरण का चित्रण। जो चित्रण मिला दोस्तों ये किस प्रकार से मिला दोस्तों? तो ये जो चित्रण मिला है दूध पिलाते हुए हिरण का चित्रण दोस्तों, ये आपका हो जाएगा मर्द बांड के रूप में। किसके रूप में? मर्द बांड के रूप में। आप पूछोगे और क्या मिला है? तो और भी पढ़ने के लिए खूब मिले, लेकिन और क्या मिला जो मोस्ट मैं आपको बताता हूँ और क्या मिला यहाँ पे। तो इसके अलावा जो आपको देखने को मिलेगा और क्या मिला, तो आप यहाँ देखोगे तो वो यहाँ पे और मिला है शंख से निर्मित बैल। किससे निर्मित? शंख से निर्मित बैल। शंख से निर्मित, शंख से निर्मित क्या मिला दोस्तों? यहाँ पे बैल मिला है। आप पूछोगे और क्या मिला दोस्तों? और यहाँ आप देखोगे तो और आपको यहाँ पे मिला है कि कुछ मर्द बांड भी यहाँ पे मिले और यहाँ पे मजदूरों के भी मकान मिले दोस्तों। क्या मिले? मजदूरों को भी मकान मिले और कुछ मर्द बांड वृक्ष की शाखा पर अंकित। जो कुछ मर्द बांड मिले यहाँ पे, मर्द बांड, जो ये मर्द बांड मिले दोस्तों, इसके ऊपर, इन मर्द बांडों के ऊपर दोस्तों क्या है? वृक्ष की शाखा अंकित है। किसकी शाखा? वृक्ष की शाखाएं।
ये भाई यहाँ से हमें मिले, ये हमारे को यहाँ से मिले, कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से साक्ष्य मिले। कौन कौन से साक्ष्य मिले जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए, एक बार आप देख लेना। यहाँ पे स्वास्तिक का चिन्ह मिला, मम्मी के साक्ष्य मिले, नर बलि के साक्ष्य मिले, सामूहिक कब्र 837 मिली है, गद्दे की हड्डियां मिली। किसकी हड्डियां मिली है भाई, गद्दे की हड्डियां। गद्दे की हड्डियां के अलावा 16 तांबे की बटिया मिली है, उसके अलावा तांबे का इक्का गाड़ी मिली है, तांबे का दर्पण मिला है, और एक ही पंक्ति में 6 धन्नागार मिले हैं। उसके अलावा श्रृंगार पेटी मिली है, उसके अलावा पत्थर से निर्मित लिंग तथा योनि के चित्र मिले, और दूध पिलाते हुए हिरण का चित्रण जो किस रूप में है, किस पे बना हुआ है, मर्द बांड में मिला है। फिर यहाँ पे शंख से निर्मित बेल मिला, जो शंख हुआ दोस्तों उसी से निर्मित एक बेल मिला है दोस्तों। उसके बाद में मर्द बांड से जो मर्द बांड मिले हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा में वृक्ष की शाखाएं देखने को मिलती है, तो वृक्ष की शाखाओं के यहाँ पे बने हुए साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। ये हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले भी बता दिया कहाँ पे, पाकिस्तान में है। कहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं आप, हड़प्पा सभ्यता कहाँ पे है, पंजाब, पंजाब पाकिस्तान। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। स्थान कौन सा है, साहिवाल जिला, पंजाब पाकिस्तान में है। साक्ष्य मैंने आपको बता दिए, और रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर। इससे अच्छा तो शायद कोई नहीं समझा सकता है। पूरी मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी दे दी है दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगली जो हमारी सभ्यता आती है, जिस सभ्यता का नाम है दोस्तों, कौन सी सभ्यता, हमारी मोहनजोदड़ो। कौन सी, मोहनजोदड़ो। कौन सी सभ्यता, मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ पे, तो यहाँ पे सिंध पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, सिंध पाकिस्तान। कहाँ पे, सिंध पाकिस्तान में। वर्तमान में दोस्तों ये मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, तो वर्तमान में आप यहाँ देख सकते हो, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से, सिंध प्रांत में लरकाना जिला। कौन सा जिला, लरकाना जिला में, सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। वर्तमान में कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता। नहीं सॉरी दोस्तों, ये हमारी हो जाएगी मोहनजोदड़ो। कौन सी, मोहनजोदड़ो। जो सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों क्या है, पूरा स्थल है। क्या है, पूरा स्थल है। कौन सा, मोहनजोदड़ो। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी हड़प्पा सभ्यता पढ़ी। हड़प्पा सभ्यता के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। हड़प्पा सभ्यता खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा। और एक नाम और लिखना, माधव स्वरूप दोस्तों। वापस देखना, नोट लगा, नोट कर देना, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। किसके द्वारा, माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। कब की गई, 1921 के अंदर। साक्ष्य मैंने आपको बता दिए। रावी नदी के तट पर कौन सी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों। अब हमारी जो सभ्यता, जिसका नाम क्या दोस्तों, सभ्यता का नाम है मोहनजोदड़ो। कौन सी, मोहनजोदड़ो सभ्यता। कौन सी, मोहनजोदड़ो। वर्तमान में कहाँ पे है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कौन से, पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक जिला, जिस जिले का नाम है लरकाना जिला, जो है सिंधु नदी के किनारे है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज करता कौन है रे, मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई, किसकी खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज है दोस्तों आर.डी. बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा क्या की गई थी, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। जो कब की गई, 1922 के दौरान। किसके, कब की गई, 1922 में। किसके द्वारा, आर.डी. बनर्जी के द्वारा। दोस्तों अगला बिंदु है कि स्टुअर्ट पिगट द्वारा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियां बताई। किसके द्वारा बताया गया, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा बताया गया कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, कौन सी सभ्यता, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को क्या बताया, जुड़वा राजधानियां बताया गया। क्या बताया, जुड़वा राजधानियां बताया गया। किसके द्वारा, स्टुअर्ट पिगट के द्वारा दोस्तों अगली जो हमारी आएगी कालीबंगा। कालीबंगा पढ़ने से पहले दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में कौन कौन से साक्ष्य मिले दोस्तों, अवशेष मिले, उनके बारे में अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से साक्ष्य। इसमें नोट नहीं है लेकिन मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। अपना काम है नोट करवाना, तो यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ कि यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले। यहाँ लिखेंगे अवशेष लिख सकते हो, यहाँ साक्ष्य या अवशेष भी आप लिख सकते हो। यहाँ लिखेंगे अवशेष। तो हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या अवशेष मिलते हैं, यहाँ लिखेंगे अवशेष। क्या क्या अवशेष मिलते हैं, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सबसे पहले देखेंगे अवशेषों में हमें मिलता है बड़े स्नानागार। मैंने पहले भी बताया मोहनजोदड़ो से बड़े क्या मिले, स्नानागार। स्नानागार के बारे में विस्तार से मैंने पीछे बता दिया। अब देखेंगे बड़े स्नानागार मिले, क्या मिले,
बड़े स्नानागार। स्नानागार में आप बोलोगे और क्या मिला, तो और यहाँ पे जो अवशेष मिला जिसका नाम है बड़े धन्नागार। बड़े, आप धन्नागार भी बोल सकते हो दोस्तों, अन्नागार भी बोल सकते हो। और क्या मिला, तो और यहाँ पे मिला है दोस्तों हमें बड़े सभागार। जो सभा करते दोस्तों स्थान है, क्या मिले, बड़े सभागार। सभागार के अलावा यहाँ पे क्या मिला है, तो आप देखोगे सभागार के अलावा यहाँ पे क्या मिला है। यहाँ सभागार के अलावा दोस्तों देखोगे तो यहाँ पे आपको मिला है पाशुपति अंकित मुहर। यहाँ पे क्या मिली है, पाशुपति अंकित, पाशुपति अंकित क्या मिली है, मुहर मिली है। पाशुपति अंकित मुहर मिली है। पाशुपति अंकित मुहर के अलावा दोस्तों आपको मोहनजोदड़ो से क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से नारी की नृत्य करती मूर्ति मिली है। क्या मिली है, नारी की नृत्य, नारी की नृत्य करती, नारी की नृत्य करती दोस्तों क्या मिली है, मूर्ति मिली। और मूर्ति किस प्रकार से कैसी मिली है दोस्तों, तो ये मूर्ति दोस्तों आपको कैसी मिली है, ये कांस्य मूर्ति मिली। कैसी मूर्ति, कांस्य की मूर्ति मिली है। कैसी मूर्ति, कांस्य की मूर्ति मिली है। नृत्य करते कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और क्या मिला दोस्तों, तो और आपको यह देखोगे तो आपको बुने हुए कपास के साक्ष्य, किसके साक्ष्य, बुने हुए कपास के साक्ष्य, किसके साक्ष्य, बुने हुए कपास के साक्ष्य। ये भाई यहाँ से हमें मिले, ये क्या हमें यहाँ से मिले। एक और लिख देना यहाँ पे आप, 7 नंबर एक और लिख देना यहाँ पे कि यहाँ पे ईंटों के भट्टे मिले हैं। ईंटों के भट्टे मिले हैं। क्या मिले, ईंटों के भट्टे मिले। एक और मेरे को याद आ गया, एक और लिख देना आप यहाँ पे, ईंटों के भट्टे के अलावा चांदी का कलश मिला। क्या मिला है, चांदी का कलश। अब तो इतने याद, बाकी तो नहीं है, अब इतने याद, आप इतने लिख देना, इतने खूब है। चांदी का कलश मिला है। ये हमें यहाँ से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से। अवशेष जो मिले हैं, देखेंगे कौन कौन से अवशेष मिले, वापस देख लेना। अवशेष एक तो बड़े स्नानागार मिले, जो मैंने आपको पिछले क्लास में नहीं, सॉरी पिछले जो हम पीछे चले वहाँ पे बता दिया है। बड़े स्नानागार मिले। उसके अलावा बड़े धन्नागार अन्नागार मिले, बड़े सभागार मिले। उसके बाद पाशुपति अंकित मुहर मिली है। मुहर के अलावा एक नारी की नृत्य करती मूर्ति मिली, जो किसके रूप में, जो कांस्य की बनी हुई, कांस्य की मूर्ति जो मिली है। बने हुए कपास के, जो बुने हुए कपास के दोस्तों क्या मिले, साक्ष्य मिले। किसके, बुने हुए कपास के साक्ष्य मिले हैं। ईंटों के भट्टे और उसके बाद चांदी के कलश मिले। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। आशा करता हूँ आपको हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब बढ़ेंगे जो हमारी अगली सभ्यता, जिसका नाम है कालीबंगा। कौन सी बंगा, कालीबंगा। कालीबंगा हमारे राजस्थान में। कहाँ पे कालीबंगा, राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। यहाँ हो जाएगी कालीबंगा। राजस्थान के किस स्थान पर हो जाएगी, हनुमानगढ़। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई। खोजकर्ता पूछा जाए तो कालीबंगा की खोज किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो कालीबंगा की जो खोज है दोस्तों किसके द्वारा की गई। खोजकर्ता कौन हो जाएगा, अमलानंद घोष। कौन से घोष, अमलानंद घोष। कब की गई दोस्तों, 1952 ईस्वी में। कब, 1922 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में की गई थी। और कालीबंगा का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। कैसी चूड़िया, काले रंग की चूड़िया। किसका, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों।
वर्तमान में यह पूरा स्थल वर्तमान में ये पूरा स्थल दोस्तों ये पूरा स्थल कहाँ पे, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले। मैंने आपको बताया वर्तमान में जो ये पूरा स्थल है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे, घग्गर नदी के किनारे हैं दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे दशरथ शर्मा ने इस पूरा स्थल को तीसरी राजधानी बताया। क्या बताया, तीसरी। दोनों दूसरी राजधानी मैंने आपको पहले दूसरी राजधानी दोनों बता दी थी कि, और तीसरी जो राजधानी बताया दशरथ शर्मा ने इस पूरा स्थल कालीबंगा को क्या बताया, तीसरी राजधानी कहा। क्या कहा, तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों। हमने यहाँ तक पढ़ लिया कालीबंगा। खोजकर्ता अमलानंद घोष। कालीबंगा काले रंग की चिड़िया शाब्दिक अर्थ होता है। वर्तमान ये पूरा स्थल राजस्थान के हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और दशरथ शर्मा ने इस पूरा स्थल को तीसरी राजधानी कहा है। साक्ष्य भी यहाँ पे इस पे नोट नहीं है, आप यहाँ पे साक्ष्य नोट कर लेना कि यहाँ पे कौन कौन से साक्ष्य मिले दोस्तों। कालीबंगा से में कौन कौन से साक्ष्य मिले यहाँ पे आप नोट कर लेना कि हमें यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य भी बोल सकते हो, अवशेष भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अवशेष। कौन कौन से अवशेष मिलते हैं, सबसे पहले जो अवशेष मिलता है वो हमें कालीबंगा से मिलता है, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। किसके साक्ष्य, जुते हुए खेतों के किसके साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते। कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। जुते हुए खेतों के साक्ष्य। जुते हुए खेतों के साक्ष्य के अलावा और क्या मिलता है दोस्तों, तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य के अलावा दोस्तों हमें मिलता है यहाँ मिलता है एक साथ दो फसलों के बोने के साक्ष्य। एक साथ दो फसलों के, एक साथ दो फसलों के बोने के साक्ष्य। एक साथ दो फसलों के बोने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, हमें कालीबंगा से मिलते हैं। बोने के साक्ष्य। दो फसलें कौन कौन सी है, मैं आपको बताता हूँ कि दोनों फसलें कौन कौन सी है। एक तो फसल आपकी हो जाएगी चना और एक आपकी हो जाएगी सरसों। ये दो फसलों के बोने के हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला दोस्तों पूछेंगे और सर क्या मिलता है, तो और आपको कालीबंगा से यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 7 अग्नि वेदिका मिलेगी। क्या मिलेगी, 7 अग्नि वेदिका मिलती। क्या मिलती है हमें यहाँ से, 7 अग्नि वेदिकाएं। क्या मिलती है, 7 अग्नि वेदिकाएं मिलती है। जो दोस्तों वेदिकाएं या फिर कुंड बोल सकते हैं, वेदिका या फिर 7 अग्नि कुंड मिलते हैं। और क्या मिलता है दोस्तों हमें कालीबंगा से, तो और कालीबंगा से हमें क्या मिलता है, 4 नंबर हो जाएगा कोयले के साक्ष्य। किसके साक्ष्य दोस्तों, कोयले के साक्ष्य मिलते हैं। कोयले के साक्ष्य के अलावा क्या मिलता है, तो कोयले के साक्ष्य के अलावा दोस्तों हमें मिलता है यहाँ पे भस्म के साक्ष्य। किसके साक्ष्य, भस्म के साक्ष्य। भस्म के साक्ष्य के अलावा यहाँ पे क्या मिलता है, तो भस्म के साक्ष्य के अलावा जो हमें मिलता है ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिलते हैं, ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य।
यहाँ पे तो दोस्तों हमें ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, गद्दे की हड्डियों के साक्ष्य दोस्तों हमें कहाँ मिले थे? हड़प्पा सभ्यता में। कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। और क्या मिलता है हमें? तो और हमें क्या मिलता है यहाँ पे? तो और हमें यहाँ मिलता है चित्रित ईंटों के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? चित्रित ईंटों के क्या मिलते हैं हमें? साक्ष्य मिलते हैं। और क्या मिलता है कालीबंगा में? तो और हमें यहाँ से क्या मिलता है? 8 नंबर पे हो जाएगा लकड़ी से निर्मित या लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिलती। क्या मिलती है? लकड़ी से निर्मित क्या मिलती है दोस्तों? नालियाँ मिलती। किससे निर्मित नालियाँ मिलती है? लकड़ी से निर्मित नालियाँ मिलती है। उसके अलावा दोस्तों हमें और क्या मिलता है कालीबंगा से? तो हमें और कालीबंगा से यहाँ पे मिलेगा, कालीबंगा से भूकंप आने के साक्ष्य। किसके साक्ष्य? भूकंप आने के साक्ष्य मिलते हैं हमें। यहाँ से क्या मिलते हैं? भूकंप आने के साक्ष्य मिलते हैं। लास्ट एंड एक और बात लिखो यहाँ पे, साक्ष्य तो बहुत मिलते हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण जो साक्ष्य है एग्जाम ऑफ व्यू से मैं आपको वही नोट करवा रहा हूँ। एक लिखना यहाँ पे, एक युग्म में तो 7 यहाँ जोड़ा भी बोल सकते हो। एक युग्म समाधि, ये क्या मिलती है? युग्म समाधि या जोड़े की समाधि मिलती है, या फिर युग्म या समाधि या जोड़ा भी बोल सकते हो। तो एक हमें यहाँ युग्म समाधि मिलती है, जिस समाधि के अंदर दोस्तों महिला प्लस पुरुष दोनों साथ में, दोस्तों क्या है? दोनों साथ में यहाँ पे समाधि मिलती, महिला प्लस पुरुष दोनों की समाधि मिलती है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्म समाधि कहते हैं। जो कहाँ से मिली है दोस्तों? कालीबंगा में। दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट आप लिख देना, गजब एक मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको आप जरूर स्टार लगा के लिख देना कि जो हमें एक युग्म जो समाधि मिलती है दोस्तों, कहाँ से मिलती है दोस्तों? हमें मिलती है कालीबंगा से। दोस्तों कहाँ से मिलती है? कालीबंगा से मिलती है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यहाँ से जो मैंने आपको अवशेष बताए आपको अच्छे से समझ में आ गए कि अवशेष कौन कौन से मिले। दोस्तों कालीबंगा से जो अवशेष मिले हैं, सबसे पहले अवशेषों में देखेंगे कालीबंगा से हमें मिला है जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले। उसके अलावा एक साथ दो फसलें बोने के भी साक्ष्य मिले। एक साथ दो फसलें या फसलों के बोने के साक्ष्य मिले। दोनों फसलें कौन सी है? चना और सरसों। उसके अलावा क्या मिला है? तो यहाँ पे 7 अग्नि वेदिका मिली, अग्नि कुंड मिले। अग्नि वेदिका है या फिर अग्नि कुंड मिले। कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ से कोयले के साक्ष्य मिले। कोयले के अलावा दोस्तों भस्म के साक्ष्य मिले। भस्म के अलावा दोस्तों ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। किसके? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य तो दोस्तों हमें कालीबंगा से मिले, लेकिन गद्दे की हड्डियों के साक्ष्य दोस्तों आपको पूछा जाए तो हमें वो कहाँ से मिलते हैं? गद्दे की हड्डियों के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। फिर देखेंगे चित्रित ईंटों के साक्ष्य। दोस्तों यहाँ से चित्रित ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। और लकड़ी से निर्मित दोस्तों क्या मिली है? लकड़ी से निर्मित नालियां भी यहीं से मिली है। और यहाँ पे भूकंप आने के साक्ष्य, किसके आने के? भूकंप आने के भी साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर आएगा एक युग्म समाधि मिली। एक युग्म समाधि मतलब दोनों साथ में, यहाँ साथ में समाधि है, एक पुरुष और महिला की दोनों युग्म समाधि कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। दोस्तों यहाँ तक अब क्लास बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, बाकी वाले चर्चा करेंगे हमारी अगली क्लास में। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो आप हमारे क्लास को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों आपको इस क्लास का यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है मोहित जीके ट्रिक, आप वहाँ जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन होइए और वहाँ जाके आप इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड या की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ के वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।